हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आप लोगों जैसे हमने पूछा था कि किस चैप्टर पर हमने वीडियो हमारा अगला वीडियो बने, तो आप लोगों को प्रेफरेंस पर कि आपने दो चैप्टर के लिए ज्यादा बताया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए, हम सीरीज से पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ लेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फिर पढ़ लेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यानी ये चैप्टर आपका है कौन सा? चैप्टर 6। कौन चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 है आपका, पार्ट फर्स्ट का, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का आपका चैप्टर 6 है, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या नाम है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो अब हम इसको समझेंगे। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब क्या? मतलब इसका ये है कि हम विद्युत के द्वारा, जैसे देखिए, आप ये जानते हैं कि एक आवेश है, आवेश जब गति करता है तो उसके गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और साथ ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या हम किसी चुंबक के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं? देखिए, इसका थोड़ा सा आप एकदम स्टार्टिंग समझिए। देखिए, सबसे पहले सन 1820 1820 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था ऑर्स्टेड। क्या नाम था? ऑर्स्टेड। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक अगर आवेश, ये क्या है? आवेश। इस आवेश के कारण, देखिए, इस आवेश के कारण आपका विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, लेकिन इन्होंने बताया कि इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी जब आवेश क्या करता है? गति करता है। ध्यान समझिए, जब आवेश क्या करता है? गति करता है। जब आवेश गति करता है तो इसी तरह आपका चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये बात इन्होंने बताया था। किसने बताया था? ऑर्स्टेड ने। फिर बाद में जब ये बात इन्होंने बताया तो बाद में अब फिर आपका सन 1830 ईस्वी में, सन 1830 ईस्वी में दो और वैज्ञानिक है। कौन कौन? देखिए, उनका नाम था माइकल फैराडे, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, जोसेफ हेनरी। ये दोनों वैज्ञानिक हैं और इन्होंने सोचा कि अगर आवेश के कारण, एक गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो क्या एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण या चुंबक के कारण क्या आवेश या विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है? क्या आवेश या विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है कि नहीं? क्योंकि देखो, आपको एक बार और भी पता है कि जो आवेश होता है गति करता है तो इसी को बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? धारा। तो इनका बेसिक कंसेप्ट ये था कि क्या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या धारा उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये इन्होंने बताया। तो इन्होंने कुछ प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? कुछ प्रयोग किया। उन प्रयोगों के आधार बताया कि चुंबक की गति के द्वारा भी आपका धारा उत्पन्न क्या होता है, यानी चुंबक की गति के कारण धारा उत्पन्न होती है और चुंबक की गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, इसी धारा को क्या कहते हैं? देखिए, इस धारा को कहते हैं प्रेरित धारा। और ये जो हो रहा है, ये प्रक्रिया जो हो रही है जिससे धारा उत्पन्न हो रही है, इसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यानी चुंबक के द्वारा प्रेरण हुआ जिससे विद्युत उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत। यानी चुंबक के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को या फिर विद्युत धारा को उत्पन्न किए, यही आपका क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इन्होंने प्रयोग क्या किया था? इन्होंने प्रयोग सबसे पहले क्या किया? एकदम सिंपल से एक कुंडली लिया। क्या लिया? एक कुंडली लिया और इस कुंडली के पास एक चुंबक को लिया। एक क्या किया? एक चुंबक लिया। आपको पता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, यान यस। तो जब इसके चुंबक को इसके ओर गति कराया गया, क्या कराया गया? गति कराया गया। तो इस कुंडली में देखो, कुंडली बंद कर, कुंडली क्या थी? आपकी कुंडली बंद थी। तो इस कुंडली में क्या हुआ? यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर, जिससे उन्हें पता चल सके क्या इसमें धारा उत्पन्न हो रही थी। जब उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और जब इसको यह सिरे को या फिर चुंबक को इसके पास गति कराया गया तो इसमें विक्षोभ उत्पन्न हो गया। यानी गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया? विक्षोभ उत्पन्न हो गया। इसका मतलब धारा प्रवाहित हो रही थी। यानी जब इस कुंडली को सामने एक चुंबक को क्या कराया गया?
गति कराया गया तो इस धारा इसमें कुंडली में क्या होगी, धारा उत्पन्न हुई जिससे गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ विक्षेप आया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि अगर आप चुंबक को गति करा रहे हो तो क्या होता है, विद्युत धारा क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा। अब यह जो उत्पन्न हुआ चुंबक क्या है, इसमें क्या उत्पन्न विद्युत धारा, इसी प्रभाव को इसी प्रभाव को क्या कहा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए प्रेरण शब्द कहां से, एक्चुअल में क्या ये और दूसरे को टच किया नहीं, या फिर इसमें कोई धारा हम दिया नहीं, लेकिन इस चुंबक के कारण इसमें प्रेरण क्या हुआ, प्रेरण हुआ, जिसके कारण ये चुंबक था तो चुंबक के कारण क्या उसमें विद्युत धारा आई उत्पन्न हो, विद्युत धारा क्या उत्पन्न हो रही है, आई उत्पन्न हो रही। तो आप बताओ कि चुंबक कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, वो भी किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या रखा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ आ गया। चलिए इसके बाद ये आपका देखिए चैप्टर का नाम कहाँ से पढ़ा, इसका इतिहास क्या था, इसको याद। अब हम इसमें एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे क्रम बाय क्रम, तो आप इसको नोट कर लीजिए फिर मान। देखिए इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पहला जो है आपका है, पहला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। क्या है चुंबकीय फ्लक्स, क्या होता है, देखो चुंबकीय फ्लक्स एकदम सिंपल है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की माप को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी फ्लक्स एकदम सिंपल है, आपको जो फ्लक्स क्या होता है पढ़ना, क्या है पढ़ना आपका चुंबकीय फ्लक्स। देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, तो जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित कार्बन रेखाओं से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में आपका क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। देखिए ये आपका पृष्ठ है और ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, a। अब ध्यान से देखिए इसमें से होकर गुजरने जो बल रेखाओं की संख्या है, इन बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप इसे लिख सकते हो कि इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई बी से। अब देखिए आपका जो फाई बी होता है, ये फाई बी बराबर क्या होता है, फाई बी बराबर होता है सदिश बी डॉट सदिश ए। क्या होता है, सदिश बी डॉट सदिश ए, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। आपका ये क्या है, ये आपका है चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। अगर आप इसका सदिश गुणन कर देंगे तो देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर फाइव बी बराबर आपका हो जाएगा बी ए कास थीटा। क्या हो जाएगा, बी ए कास थीटा। अब जहां पर आपका जो थीटा है, देखिए ये भी सूत्र आपका होगा, तो आपको पता है कि जब दो सदिशों का अदिश गुणन किया जाता है, क्या किया जाता है, अदिश गुणन, तो उसका क्या होता है, ए बी कास थीटा। अब यहाँ पे जो आपका कास थीटा जो कोण है, ये कोण कौन सा है, तो ये कोण क्या है, ये आपका बी चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल सदिश ए। देखिए इसका आपका क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल सदिश किधर होगा इसका, देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश आपका होगा ऐसे, ये आपका होगा क्षेत्रफल सदिश। तो ध्यान देखो यहाँ से आपका क्या है, ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, और ये कोण क्या होगा आपका, यही कोण होता है कास थीटा। अब आपको ये याद है कि नहीं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो देखो आपको हम क्षेत्रफल सदिश समझाए थे कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। आप किसी पृष्ठ को देखते हो, जैसे देखो ये आपका क्या एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश देखोगे तो इसके सदैव लंबवत होता है, यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बाहर होगा, यानी आपकी ओर कहाँ होगा, आपकी ओर। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ होगा, बाहर, इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत कहाँ है, आपकी ओर। ये आपका क्या होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। उसी प्रकार ध्यान से देखो ये आपका, देखिए ये एक्चुअल में ऐसे नहीं रखा, ये ऐसे रखा तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इधर होगा, तो इसका तो क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो वही क्षेत्रफल सदिश है यहाँ पर ए और बी के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, इसी कोण का कास थीटा, तो फाई ए कास थीटा। समझ आ गया। तो ये आपका है क्या, ये आपका है चुंबकीय फ्लक्स। इतना समझा। इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसका मात्रक। तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देखो आप बना सकते हैं। आपका ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इनटू। अब देखो बी या ए क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है,
मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से नीचे कट जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा, वेबर। क्या आएगा, वेबर। यानी इसका मात्रक क्या होता है, देखिए ये साई मात्रक, कौन सा मात्रक है, ये साई मात्रक। इसका वैसा मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, क्या होता है, वेबर। समझ आ गया। अच्छा एक चीज और यहाँ देख लीजिए, इसका सीजियस मात्रक, इसका सीजियस मात्रक मैक्सवेल होता है। सीजियस मात्रक क्या होता है, सीजियस मात्रक होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल। और एक बात और याद रखोगे आपकी, एक वेबर बराबर होता है 10 घात 8 मैक्सवेल। कितना होता है, एक वेबर बराबर होता है 10 घात 8 मैक्सवेल। इसको भी आप नोट करो। ये आपका क्या था, चुंबकीय फ्लक्स। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स आपकी एक अदिश राशि, यहाँ देखिए इन दोनों को हम कौन से गुणन किए, अदिश गुणन किए। अदिश गुणन किए कौन सी राशि होगी, फिर अदिश राशि। तो आप इसको नोट कर लो, यह एक अदिश राशि है। यानी यह क्या है, यह एक अदिश राशि, यह क्या है, यह एक आपका अदिश राशि। समझ आ गया, चलो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि एक्चुअली ये तो हो गया चुंबकीय फ्लक्स। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे उत्पन्न होता है। तो देखो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपका कोई कुंडली हो या कोई क्षेत्रफल हो, उसका जब क्या करते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं, फ्लक्स में। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें उत्पन्न हो जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए आपको फ्लक्स में परिवर्तन करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, फ्लक्स में परिवर्तन। तो हम देख सकते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लक्स में परिवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लक्स में परिवर्तन। कि फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होता है। तो देखो फ्लक्स में परिवर्तन आप किन किन चीजों पर कर सकते हैं। देखो आपके पास फ्लक्स का सूत्र क्या है, फ्लक्स का सूत्र है फाई बी बराबर बी ए कास। देखो यानी आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी, क्षेत्रफल सदिश ए, अवकाश थीटा, यानी कोण पर निर्भर है। इन तीनों चीजों से निर्भर कर रहा है। तो आप इन तीनों को बदल कर इसका मान बदल सकते हैं। तो पहली स्थिति क्या होगी, देखिए कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा, आप बदल दो किसको, चुंबकीय क्षेत्र। अगर किसको बदलोगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलने पर, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलो तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। जैसे आप पहले चुंबकीय क्षेत्र ले लिए B1, फिर बाद में क्या ले लिया B2, यानी B1 से आप कर दिए B2, तो चुंबकीय फ्लक्स में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन देखिए क्या आएगा, डेल्टा फाइव में क्या होगा आपका फाइव 1 माइनस फाइव 2। देखिए अच्छा अंतर जब निकालते हैं तो आप 2 - 1 करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभ नहीं करते। क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभ। तो आपका डेल्टा फाइव क्या होगा, फाइव 2 - फाइव 1। यहाँ से अगर आप देखिए B1 से क्या क्या है, B2 क्या है, तो अब बताओ फाइव 1 क्या होगा आपका, डेल्टा फाइव बी बराबर। तो फाइव 1 क्या है आपका, फाइव 2 क्या होगा, फाइव 2 देखो पहले फाइव 2 लिखा है, तो फाइव 2 क्या होगा आपका B2A माइनस B1A, क्योंकि आपका क्षेत्रफल नहीं बदला, ना ही काश थीटा बदला। तो काश थीटा आपका वही, देखिए यहाँ पर काश थीटा भी है लेकिन कोण जब बदला है तो कोण को नहीं लिखा। तो आपका क्या होगा B2A माइनस B1A। इन दोनों में क्या होगा, देखो एक कॉमन दोनों में क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव बी इसकल टू हो जाएगा, एक क्वेश्चन है B2 माइनस, ये आपका क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन। ये क्या आ गया, फ्लक्स में परिवर्तन। कब, जब आप इसमें परिवर्तन करो चुंबकीय क्षेत्र में। इसी प्रकार आप कंडीशन सेकंड देख सकते हो। कंडीशन सेकंड में क्या हो, तो कंडीशन सेकंड में आप बदल दो किसको, क्षेत्रफल को। किसको बदल सकते हो, क्षेत्रफल को। तो अगर आप क्षेत्रफल बदलोगे तो देखो आप लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन से। अगर क्षेत्रफल परिवर्तन से करोगे तो क्या होगा, देखो पहले आपके पास क्षेत्रफल था A1, फिर बाद में आपने क्षेत्रफल बढ़ा के या घटा कर दिया A2, तो फिर से क्या होगा आपका फ्लक्स में परिवर्तन आएगा फाइव। तो फिर से आपको क्या होगा फाइव 2 - फाइव 1। तो इस बार देखो फाइव 2 आपका होगा B A2 माइनस
बी ए वन, बी ए टू माइनस बी वन मतलब देखिए ये आपका क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब किसी परिवर्तन में आपका क्षेत्रफल है कि बाद में टू, पहले क्या था देखो, पहले ए वन था, बाद में क्या हो गया ए टू, तो क्या होगा ए टू माइनस ए वन, ये क्या होगा प्लस में परिवर्तन। तो इन दोनों में अगर कुछ कॉमन लोगे आप देखो क्या होगा, डेल्टा फाइव बी बराबर, यहाँ बी कॉमन लोगे क्या हो जाएगा ए टू माइनस, ये भी क्या है, ये है भी फ्लक्स में परिवर्तन, ये भी क्या है फ्लक्स में परिवर्तन, समझ में? देखो आपने एक बार बी को कर दिया, एक बार ए को, एक और स्थिति आप कोण को बदल सकते हो, क्या कर सकते हो कोण को भी बदल सकते हो। तो देखो एक लास्ट स्थिति को आप देख लो, कंडीशन थर्ड, कोण का मान बदलने पर, क्या करने पर, कोण का मान बदलने पर, कोण का मान बदलने पर, देखो कोण का मान मतलब क्या होगा, देखो पहले आपका था थीटा वन, फिर आपने बदल के कर दिया थीटा टू, तो प्लस में परिवर्तन क्या होगा, प्लस में परिवर्तन आपका डेल्टा जो फाइव, डेल्टा फाइव क्या होगा, देखो बी ए कास थीटा टू माइनस बी ए कास थीटा वन, तो देखो इन दोनों का बी क्या है कॉमन है, तो क्या लिख सकते हो डेल्टा फाइव बराबर बी ए कास थीटा टू माइनस कास थीटा वन, यानी कि अगर आपको फ्लक्स बदलना है, क्या करना है फ्लक्स बदलना है, तो सिंपल सा है कि आप बी ए को कॉमन रख सके कोण को बदल सकते हो, या फिर आप सिर्फ बी और कोण को कॉमन रख के ए को बदल सकते हो, या फिर ए और कोण कॉमन रख के बी को बदल सकते हो। इन तीनों से किसी को बदलोगे तो आपका फ्लक्स मान परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्लक्स मान परिवर्तित हो जाएगा, समझ आया? तो ये आपका था सिंपल सा फ्लक्स और फ्लक्स का परिवर्तन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके आगे हम देखिए फिर देखने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम थे या उन्होंने क्या अपने प्रयोग किया, जिससे हम आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने कुछ प्रयोग किया था, और उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कैसे हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने दो नियम दिए, कितने नियम दिए, दो। देखो आप क्या पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो ये जो नियम थे उन्होंने दो नियम, इन्होंने कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए, कितने नियम दिए, दो। अब ये दोनों नियम क्या क्या थे हम इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले पहला तो फैराडे का प्रथम, फैराडे का प्रथम नियम, देखिए बोर्ड पे ध्यान देखिए, फैराडे का प्रथम नियम क्या था। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या है कि जब किसी फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, या ऐसे हो सकता है जब किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब इसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और साथ ही यह फ्लक्स जब तक परिवर्तित होगा तभी तक इसमें क्या होता है, विद्युत प्रेरण चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसे ही इसमें फ्लक्स में परिवर्तन करना बंद होता है, वैसे ही आपका फ्लक्स जो परिवर्तन बंद होते ही आपका विद्युत चुंबकीय जो विद्युत वाहक बल है वो भी क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी अगर आपके पास देखो एक कुंडली, क्या है, एक कुंडली, और ये परिपथ बंद है, परिपथ क्या है, बंद। तो देखिए जब इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में क्या करते हैं, इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, परिवर्तन। तो इससे क्या होता है, इसके सिरों पर देखिए एक सिरा ये होता है, दूसरा सिरा, इसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है। और अगर ये परिपथ बंद, परिपथ क्या है, बंद है, तो इसके कारण विद्युत बल के कारण, देखिए यहाँ पे एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या है, एक आपका परिपथ था, इस कुंडली थी, इस कुंडली के दोनों सिरों के बीच आपको क्या उत्पन्न जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है। और यदि ये कुंडली बंद है, अगर ये कुंडली बंद है तो इसमें क्या होता है, धारा बहने लगती है। और जो धारा बहती है इसको कहा जाता है प्रेरित
विद्युत धारा। क्या कहता है? प्रेरित विद्युत धारा। यानी जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि आपका कुंडली बंद है तो उसमें क्या होता है? एक धारा बहने लगती है, इसे बोला जाता है प्रेरित विद्युत धारा। यह था फैराडे का प्रथम। ये क्या था? फैराडे का प्रथम। तो आपको फैराडे का प्रथम समझ आ गया। इसके बाद आपका आता है फैराडे का द्वितीय। क्या आता है? फैराडे का द्वितीय नियम। तो देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? दूसरा आपका क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या था? फैराडे ने पहले नियम में क्या बताया कि जब किसी कुंडली से संबद्ध उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या होता है? कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो फिर उसके बाद बात यह आई कि विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न है, तो उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका मान कितना है। तो उसके लिए उन्होंने एक और नियम दिया जिसको कहा फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम के अनुसार क्या था? द्वितीय नियम के अनुसार यह था कि जब किसी कुंडली में पर उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। तो जो परिवर्तन की दर वो उसकी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर है। यह अनुक्रमानुपाती होती है। यानी परिवर्तन की जो दर है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये दूसरी बात। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका क्या होगा? ई। तो देखिए ई के अनुक्रमानुपाती है क्या? उसमें परिवर्तन डेल्टा टी अपान डेल्टा। देखिए डेल्टा टी अपान डेल्टा कि जो कुंडली का फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुपाती होता है। तो आपका ई अनुपाती हो गया डेल्टा फाइव अपन डेल्टा। ठीक है, देखिए अब इसको हटाने के लिए बराबर लाने के लिए नियतांक गुणा कर देते हैं। तो ई बराबर आपका क्या आ जाएगा? माइनस के डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी। अब जहां आपका के क्या है? के एक नियतांक है। के क्या है? नियतांक। नियतांक है जिसका सभी मात्रक पद्धतियों में मान एक। कितना है? एक। अगर आप इसको रख देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो अगर आप इसको रख देंगे तो आपका आ जाएगा ई बराबर माइनस डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी। क्या आ जाएगा? ई बराबर माइनस डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी। देखिए यही आपका क्या है? यही है फैराडे का द्वितीय नियम। अब आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस क्यों आया? तो देखो यहाँ आप लिख लो जहां ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक जहां ऋणात्मक चिन्ह विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। किसको बताता है? विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। देखिए ये क्या करता है? इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है वो उसमें उत्पन्न प्रेरित बल के सदैव ऋणात्मक यानी विरोध होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो उसमें उत्पन्न प्रेरित बल होता है वह सदैव उसका विरोध करता है जिसमें उत्पन्न हुआ है। यानी ये चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस। तो आपका जो ऋणात्मक चिन्ह है क्या है? तो विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है कि विद्युत वाहक बल की दिशा से परिवर्तन के विपरीत। समझ आ गया? ये आपका था फैराडे का द्वितीय। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए हम यहाँ से क्या निकाले हैं? विद्युत वाहक बल ई निकाले। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिए। देखिए अब जैसे आपने यहाँ देखा क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल ई। तो आप बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल के बाद आप क्या प्रेरित धारा निकाल सकते हो? प्रेरित आवेश निकाल सकते हो कि नहीं? उसको भी हम निकाल सकते हो। तो आप क्या पढ़ेंगे? हम प्रेरित विद्युत धारा। क्या आपका प्रेरित विद्युत धारा क्या? प्रेरित विद्युत धारा। देखो अगर आप क्या करो, यदि परिपथ में आर प्रतिरोध हो तो आपका धारा क्या होगा? तो ओम का नियम आप पढ़े हो ना? ओम का नियम से क्या होता है? देखो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। तो वही यहाँ पर अब क्या होगा? E बराबर होगा आई इंटू आर। तो आप धारा निकाल सकते हो। आई बराबर क्या हो जाएगा? देखो अगर आई का मान निकालो क्या हो जाएगा? E बटे अगर क्या हो जाएगा? E बटे आर।
अब ध्यान देखो, ई का मान आप निकाले यहाँ से, क्या माइनस डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, तो यहाँ पर मान तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी इंटू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा, ये क्या हो जाएगा धारा, यानी आपका धारा आई वन क्या आ गया, देखो आ गया माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ये किसका मान हो गया, ये हो गया आपका धारा, किसका मान हो गया धारा। इसके बाद देखो आपका जैसे ही आप धारा निकाले तो इसके कारण आप आवेश निकाल सकते हो, तो आप आवेश निकाल सकते हो, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, प्रेरित आवेश। अब आवेश क्या होता है, देखो आप पढ़े हो आवेश यानी Q बराबर होता है I इंटू टी, आवेश क्या होता है, Q होता है I इंटू टी, ये होता है। देखो यहाँ से अगर आप Q का मान निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, Q बराबर I का मान क्या है, डेल्टा माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी इंटू इंटू यहाँ टी, टी का मान आपका होगा डेल्टा टी। देखो आई का मान क्या था, आई का मान था डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी इंटू आर, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी इंटू आर, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी इंटू आर इंटू डेल्टा टी। तो देखो टी से टी क्या हो जाएगा, कर दिया, तो यहाँ से आप क्यू मान निकालोगे क्या है, क्यू मान आएगा माइनस डेल्टा फाइव अपॉन क्या आएगा, माइनस डेल्टा फाइव अपॉन, तो ये आपका क्या हो गया आवेश, क्या हो गया आवेश। देखो आपने क्या क्या निकाला, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई निकाल लिया, उसी प्रकार आपने धारक मान निकाला, प्रेरित विद्युत धारक मान निकाला, और आपने प्रेरित आवेश। तो आपसे प्रेरित धारा आवेश कुछ भी पूछेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ से एक चीज आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही आपका स्टार रेटेड लाइन है, कि अगर ये आपको पता है तो आपको क्वेश्चन कैसे करें, घुमाया करें। देखो आपसे यहाँ पर एक नंबर का बहुत पहले पूछ सकता है कि ये बताओ जो आपका प्रेरित आवेश होता है वह समय पर निर्भर करता है कि नहीं, प्रेरित आवेश आपका समय पर निर्भर करता है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे कि प्रेरित आवेश जो होता है समय पर निर्भर नहीं करता। देखो क्या है, डेल्टा फाइव अपॉन आर यानी टी पर निर्भर नहीं करता, तो आप क्या लिखोगे, प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता, यानी इस बात को आप याद रखोगे कि जो आपका प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता। समझ आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। हाँ देखिए आपने क्या पढ़ा, फराडे के प्रथम द्वितीय नियम पढ़ा, उससे कुछ आपने और चीज जैसे प्रेरित धारा प्रेरित आवेश देख लिया। इसके बाद देखो फराडे के नियम में आपने एक चिन्ह देखा था माइनस का, उसके लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था लेंज, लेंज ने एक नियम दिया जिसे कहा था लेंज का नियम। तो आपका बोर्ड एग्जाम में लेंज का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कभी ये लगभग एक दो नंबर पूछा ही जाता है, तो आप इसको देख लो। देखो आपको फराडे के अनुसार क्या देखे, आपने फराडे फराडे के अनुसार क्या देखा, फराडे के अनुसार देखा, या फैराडे के अनुसार देखा कि E बराबर आपका होता है माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, क्या होता है E बराबर होता है माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ये समझे, ये किसने कहा, फैराडे। तो फिर देखिए एक और वैज्ञानिक है लेंज, कौन है लेंज, लेंज का नियम, लेंज ने क्या किया, एक नियम से कहा गया लेंज का नियम। देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल वह सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह समर्थ है, बस इतना ही कहा। उन्होंने क्या कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है, दिशा सदैव इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का, यह उस कारण का विरोध करती, विरोध करती है जिससे जिससे यह स्वयं उत्पन्न स्वयं उत्पन्न होती, यानी
लेंज ने क्या कहा कि जो प्रेरित जो है बल की दिशा है वह सदैव इस प्रकार होती है कि यह सदैव उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। तो आप बताओ प्लस में परिवर्तन कारण क्या उत्पन्न हुआ था आपका प्रेरित विद्युत बल। तो प्रेरित विद्युत बल की जो दिशा होती है वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न हुई, इसीलिए यहाँ क्या लगा ऋणात्मक चिन्ह। समझ आया कि लेंज का नियम क्या था? बस इतना ही लेंज का नियम है, ये आपका अक्सर 2 नंबर पूछा जाता है परिभाषा और आप लोग छोड़ के चले जाते हो। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका लेंज का नियम, तो इसको ध्यान से पढ़ लो और इसको नोट कर लो काफी, और इसको इंपोर्टेंट लिख लो क्योंकि आपको ये लगभग पूछा ही जाता है लेंज का नियम। समझ आ गया आपको क्या लेंज का नियम? चलिए ये आपका सिंपल सा था फैराडे का नियम और फैराडे के नियम से कुछ दिशा। अब इसके हम आगे बढ़े, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश गतिमान चालक की उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए हम पढ़ने वाले हैं अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न विभवांतर क्या पढ़ने वाले हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न विभवांतर। ये क्या होता है? देखो आपके पास यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर है? अंदर की ओर। देखिए क्रॉस मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र दिशा कहाँ है? अंदर की ओर, यानी लंबवत इस बोर्ड के अंदर है, कहाँ जा रही है? अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर है? अंदर। अब इसमें क्या है? एक देखो एक क्या है? चालक। यहाँ पर क्या है? एक चालक। इस चालक की लंबाई है, इस चालक की पूरी लंबाई कितना है? चालक की लंबाई है कितना है? अब देखो ये चालक इधर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी वेग से गतिमान, कौन वेग से गतिमान है? भी वेग से। जब एक चालक जिसकी लंबाई L है या भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है तब इसमें लगने वाला बल और तथा इसमें उत्पन्न हुई जो आपका विभवांतर, हम पढ़ने का विभवांतर भी पढ़ेंगे, इसके बाद लगना बल सब कुछ देखेंगे। तो किसमें उत्पन्न विभवांतर क्या होगा तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो देखो सिंपल है, पढ़िए आप बताओ। जब ये चालक क्या है? इस भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र B, देखिए आपका ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है B। तो P कहाँ है? आपको बताया D अंदर की ओर लंबवत, लंबवत अंदर की ओर, और इस चालक की लंबाई ऐसे है भी वेग से इधर रखी। तो देखो ये क्या है? आपको कई बार बोल चुके हैं चालक। तो चालक में क्या होते हैं? आपके आवेश होते हैं, इसमें धनावेश और ऋणावेश होंगे। तो देखिए चालक में जो धनावेश है उन धनावेश पर जब भी वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आप पढ़े हो लॉरेंज बल। क्या पढ़े हो? लॉरेंज बल। देखो आप लॉरेंज बल क्या पढ़े हो? लॉरेंज बल। तो आप पढ़े हो लॉरेंज बल जो होता है F बराबर होता है QVB। क्या होता है? F बराबर QVB और साइन थीटा भी, साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या है? Q आवेश से भी क्या है? वेग है और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी ध्यान सुनो, इसमें देखो आपके क्या होंगे? आपके कुछ न कुछ धनावेश होंगे, कुछ न कुछ ऋणावेश भी होंगे, यानी आवेश होंगे नहीं क्योंकि चालक है। तो इस चालक का जो धनावेश क्या है? धन। तो धन आवेश तो क्या? Q आवेश है, भी वेग से इधर गतिमान है, B चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखो ये जो थीटा ये क्या होता है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और वेग इधर है, तो दोनों क्या लंबवत है? नहीं 90 अंश है, यानी यहाँ पर आपका जो थीटा का मान है थीटा कितना है? 90 अंश। इसलिए आपका यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा आपका QVB। क्या हो जाएगा? यह बराबर QVB। तो देखिए इस आवेश पर आपका बल लगेगा कौन? QVB। अब बल की दिशा किधर है? तो बल की दिशा आप जानते हो किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से हम नियम से निकाल लो। देखो ये फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, इसमें आपका क्या होता है? ये क्या होता है? ये बताता है किसका? विद्युत आवेश का, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र का, और ये बताता है उस पर बल का। तो देखो अब ये आवेश किधर है? आवेश आपका देखो इधर वेग से गतिमान चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो बल कहाँ लग रहा है? ऊपर। ध्यान देखो आवेश इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो बल कहाँ लगेगा? ऊपर। कहाँ लगेगा? ऊपर। यानी इस धन आवेश पर बल कहाँ लगेगा? ऊपर। किधर लगेगा? ऊपर।
जब ऊपर बल लगेगा तो देखो यहाँ से आवेश जो धनावेश है वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर एकत्रित हो जाएंगे, ऊपर क्या होंगे ये ऊपर आकर एकत्रित हो जाएंगे। इसी प्रकार जो ऋण आवेश है उस पर इसका अपोजिट दिशा लगता है। देखो अगर बल धनावेश से ऊपर लग रहा है तो ऋणावेश तो उसका अपोजिट है नीचे लगेगा, तो नीचे अगर आप क्या होंगे ऋणावेश जमा हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। अब ध्यान दो इसका ये वाला सिरा इसको मान लेते हैं आपका पी सिरा है और ये आपका क्यू सिरा। कौन सा सिरा? ये आपका पी सिरा है, कौन सा क्यू। तो पी सिरे पर आपका कौन सा धनावेश आ गया, अब पी सिरे क्या आ गया ऋणावेश। तो अब बताओ इन आवेशों के इकट्ठा होने से कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र, क्या उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र। तो देखो इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ध्यान से देखो ये जो आवेश है यहाँ से जैसे मान लो ये आवेश यहाँ पहुंचा, देखो आपका प्लस वाला आवेश यहाँ जब पहुंचा तब अब ध्यान से इस आवेश पर जो चुंबकीय बल देखो एफ बी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं एफ चुंबकीय बल एफ बी। तो चुंबकीय बल है यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो बल लगेगा वो लगेगा ऊपर, कहाँ लगेगा ऊपर, या ऊपर आपको क्या लगेगा एफ बी, क्या लगेगा एफ बी, एफ बी कहाँ लगेगा आपका ऊपर। इसी प्रकार अब ध्यान देखो ये आपका क्या हो गया धनावेश। अब धनावेश के कारण उत्पन्न हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश आपको पता है बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र में आवेश क्या लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण बल जो लगता है वो एफ ई लिख देते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत क्षेत्र। तो ई एफ ई जो लगेगा आपको क्या लगेगा क्यू इंटू ई, क्या होगा क्यू इंटू ई। तो देखो इस प्लस आवेश के कारण क्या होगा कुछ है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा आपका ई, क्या उत्पन्न हुआ होगा ई। अब ई क्यू पर क्या लगेगा बल लगा है तो विद्युत क्षेत्र का जो बल होगा क्या होगा क्यू इंटू ई, यानी अब उसकी दिशा क्या बल तो समझ आएगा आपको, ये फिर जो लगेगा क्यू इंटू ई लगेगा, लेकिन इसकी दिशा की तरफ। तो देखो ये आपके धनावेश की दिशा है धन धनावेश का प्रति कैसे करता है, यानी तो विद्युत क्षेत्र का बल होगा नीचे को लगेगा, यानी एफ ई कहाँ लगेगा नीचे, कहाँ लगेगा नीचे। समझ आया, ये समझ आएगी कैसे होगा। इसी प्रकार अगर आप देखो इधर ऋणावेश देखोगे तो सेम कहानी यही होता है आपका ऋणावेश को देखो, देखो मान लो यहाँ पे क्या है कोई आपका ऋणावेश, क्या है ऋणावेश। तो इस ऋणावेश को देखो आपको जो चुंबकीय क्षेत्र का बल कहाँ लगेगा इधर लगेगा, यानी एफ बी नीचे लगेगा। और देखो ये ऋणावेश है और इसमें फिर से ये ऋणावेश क्या इस पर क्या प्रतिघर्षण बल लगेगा बाहर जाएगा, इसको फिर से आपका एफ ई क्या लगेगा बाहर, एफ ई क्या लगेगा बाहर। समझ आया, देखो इन आवेश पर क्या बल लग रहा है, कौन कौन बल लग रहा है, देखो आपका चुंबकीय बल भी लग रहा है और विद्युत भी बल लग रहा है, दोनों बल लग रहा है। ये बल कब तक लगेगा जब तक इस पर दोनों बल बराबर न हो, जब तक दोनों बल बराबर न हो। जब बल बराबर हो जाएगा तो देखिए आवेश न ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा, ऐसे ही आवेश न ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा। जब तक ये बल बराबर नहीं होगा तब तक आवेश ऊपर जाते रहेंगे, जैसे ही बल बराबर होगा ये आवेश रुक जाएंगे। जब आवेश रुक जाएंगे तो यहाँ का जो आपका होगा विद्युत क्षेत्र, यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा समान हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा समान स्थिर हो जाएगा। तो देखो संतुलन की अवस्था में क्या लिखोगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा देखो आपका एफ ई बराबर होगा एफ बी, यानी विद्युत क्षेत्र का बल बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र, किसको बराबर होगा विद्युत क्षेत्र का बल बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र के। अब ध्यान देखो विद्युत क्षेत्र जो आपका ई है कितना है क्यू इंटू ई, ये बराबर होगा किसके एफ बी के, एफ बी कितना है क्यू भी बी के, किसके बराबर है क्यू भी बी। अब ध्यान देखो यहाँ से आपका इधर भी क्यू इधर क्यू भी, क्यू से क्यू क्या होगा कट जाएगा, तो आपका ई बराबर क्या है ई बराबर आ गया भी इंटू बी, क्या आ गया भी इंटू बी। देखो ये भी आपका वेग, भी क्या है वेग, इतना समझ आया, इतना आएगा नहीं। देखो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या आ गया आपका ई इंटू, लेकिन यहाँ देखो आपको विद्युत क्षेत्र अभी भी इन दोनों का आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र, और आप एक सूत्र और पढ़े, क्या एक सूत्र और पढ़ो, देखो क्या पढ़े, आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है भी अपान एल। अब भी क्या है यहाँ पर, देखो भी आपका यहाँ पर है विभवांतर, क्या है विभवांतर, अपान यल क्या है लंबाई, चालक की लंबाई, विभवांतर और लंबाई। अब ये होता है विभवांतर और लंबाई समझ आएगा। तो यहाँ से आपका जो भी होगा यहाँ से अगर भी निकालोगे क्या हो जाएगा ई इंटू एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई इंटू एल, या फिर आप इसी को रहने दो कोई दिक्कत नहीं, आप ई क्या होगा भी इंटू एल होगा। अब ध्यान देखो आपका भी क्या है यहाँ पर विभवांतर, ये तो ई जहाँ लिखो ई के स्थान आप भी अपन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भी अपन एल, तो लिख दोगे तो क्या होगा देखो आपका हो जाएगा भी बटे एल बराबर, यहाँ पर देखो ई के स्थान क्या लिखते हैं भी बटे एल,
और यहाँ पर क्या है आपका भी बी। देखो ये वाला भी क्या है, कंफ्यूज मत होना, ये वाला भी क्या है, ये है वेग, ये क्या है वेग, यानी किसका वेग, आपका इसका जिस वेग से गतिमान था ये क्या है वेग, और ये वाला भी क्या है आपका विभवांतर, क्या है विभवांतर। अब यल को इधर पसंद है तो क्या हो जाएगा, भी वाला देखो हो जाएगा बी भी यल, क्या हो जाएगा बी भी यल, यानी आप उसको देखो इंटू में आप भी को पहले तो बी को कोई दिक्कत नहीं, बी भी यल क्या हो जाएगा बी भी यल, ये आपका भी क्या है, यहाँ पर आपके भी क्या है, ये है विभवांतर, क्या है विभवांतर। अब तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल वही होता है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, E बराबर बी भी यल, क्या लिख सकते हो E बराबर बी भी यल, यानी ये हो गया आपका क्या विद्युत वाहक बल। जब देखो ध्यान सुनो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में बल विभवांतर या तो विभवांतर बोलो या विद्युत वाहक बल बोलो। तो देखो एक चालक जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिमान था तो उस पे इसके सिरों पर क्या होगा, आपका कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उससे यहाँ इसके क्या होगा विभवांतर है, जो विभवांतर उत्पन्न होगा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो क्या होगा आपका बी भी, क्या उत्पन्न होगा बी भी, समझ आ गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्या था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक के कारण उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल। अच्छा यहाँ पर अगर ये समझ आ गया आपको तो एक छोटा सा टॉपिक समझ लो, देखो अगर आपको ई समझ आ गया तो यहाँ से आप धारा निकाल सकते हो, धारा धारा निकाल सकते हो। देखो धारा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता है धारा बराबर क्या होता है, तो धारा लिख देते हैं आई, आई बराबर आपको पता है क्या होता है भी अपान आर, क्या होता है भी अपान आर। ध्यान देखो अगर इसके सिरों को किसी, थोड़ा सा और दूर बना देते हैं, देखिए अगर इसके सिरे को एक प्रतिरोध से जोड़ दे, किससे जोड़ दें, एक प्रतिरोध आर से जोड़ दे, किससे जोड़ दें आर, तो इसमें जो धारा बहेगी, इसमें जो धारा बहेगी आई, ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो देखो इस धारा का मान आपको क्या होगा बी बटे आर, तो अगर इसे चाहो तो निकाल सकते हो, देखो आपका धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर भी कौन क्या निकाले बी भी यल अपान आर, ये आपका क्या हो गया धारा, किसका मान हो गया धारा। चलिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं, देखिए हमने जो अभी पढ़ा कि एक चालक को जब हम क्या करते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अच्छा मतलब इसी चालक को हम एक दूसरे तरीके से घुमाते हैं, देखो अगर हम क्या करें चालक को घूर्णी गति कराए, कौन सी गति कराए, घूर्णी गति करा, तब क्या होगा, अगर चालक क्या करें घूर्णी गति कराए, तो घूर्णी गति मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान क्या है चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर हम क्या करें किसी चालक, देखिए ये आपका क्या है एक चालक जिसकी लंबाई है यल, इसकी लंबाई कितना है यल, इसकी लंबाई यल है, इसको हम घूर्णी गति मतलब इसका एक सिरा को यहाँ पर स्थिर कर दें, एक सिरा क्या करते हैं स्थिर कर दें और इसके दूसरे सिरे को यहाँ पर इस प्रकार से वृत्ताकार, इस प्रकार से क्या करें वृत्ताकार घुमाएं, इसके सिरे को देखो स्थिर कर दें दूसरे सिरे को इसे वृत्ताकार घुमाएं, तो क्या इसमें कोई प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा तो कितना, तो देखो जब आप इसको घुमाएंगे तो देखो अभी इसको मान लो कि आप ओमेगा कोणी चाल से घुमाए, किस चाल से घुमा रहे ओमेगा कोणी चाल से, तो बताओ नियम तो लगेगा आपका ये क्या है, देखो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी है और ये ओमेगा कोणी चाल से कर रहा है, इसका लंबाई कितना है, तो इस पर फिर से वही लगेगा। अब ध्यान दो अगर आप बल की थोड़ा सा दिशा दें तो फ्लेमिंग के बाएं, देखो फ्लेमिंग बाएं हाथ से देखोगे आप क्या देखोगे, सबसे पहले ये किधर गति कर रहा है इधर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और गति किधर जा रहा है ऐसे, यानी अब देखो इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा ऐसे, देखो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है लंबवत अंदर की ओर और इसकी गति क्या है ऊपर, तो बल किधर लगेगा इधर लगेगा नहीं, अंगूठा किधर इधर है, बल किधर लगेगा इधर, यानी इस पर बल इस तरफ लगेगा, ठीक है। और ये अगर घूमेगा तो इसमें भी आपका क्या उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होगा, और वो विद्युत वाहक बल ई कितना होगा, विद्युत वाहक बल जो ई होगा आपका 1/2 बी ओमेगा यल स्क्वायर, क्या होता है विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा 1/2 बी ओमेगा यल स्क्वायर, ये आपको उत्पन्न होगा जब आप इसे ओमेगा कोणी चाल से
बी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे और उसकी लंबाई L होगी तो क्या होगा 1/2 बी ओमेगा L स्क्वायर। समझ आ गया? देखो जैसे ये हुआ है, इसी प्रकार हम एक चीज और आपको सुना, इसी प्रकार एक चीज और सुनाते हैं। अच्छा मान लो इसके स्थान पर यहाँ पर क्या सिर्फ एक चालक है ना। अगर आप साइकिल देखो, साइकिल के पहिए में कितने तिल्ली होते हैं, याद है? भूल गए? चलो गिन के बताओ बचपन का कि साइकिल के पहिए में कितना तिल्ली होता है, याद है कि भूल गए? तो याद होना चाहिए साइकिल के पहिए में कितना तिल्ली है, आगे में कितना है पीछे में कितना, दोनों में अलग होता है, ये भी याद है। तो जो पहले साइकिल थी तो आपके आगे पहिए में 36 तिल्ली होती थी, अब पीछे पहिए में कितना होती है 42 तिल्ली। ठीक है, अब की डिजिटल साइकिल में तो और ज्यादा लगा देंगे, कम लगा देंगे तो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली इतना ही होता है। देखो साइकिल के पहिए में क्या होता है, तिल्लियां होती है नहीं, तो किसके चालक होती है। अब अगर एक तिल्ली घूम जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे समझो कि साइकिल के पहियों को ले आए और एक चुंबकीय क्षेत्र में से घुमाए, तो उसमें कितना विद्युत हवा उत्पन्न। अब देखो इंटरेस्ट आएगा, अब आपकी साइकिल में भी क्या उत्पन्न होने लगा, विद्युत वाहक बल, उसमें भी करंट लगेगा। अब करंट लगेगा आपको साइकिल तो समझ समझ चलाना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सब जगह है। ये बताओ पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण होता है तो इसमें क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है ना, जैसे चुंबकीय क्षेत्र से गुरुत्वीय क्षेत्र, तो पृथ्वी में भी आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र को आपकी साइकिल का पहिया क्या करता है, काटता है। और साइकिल पहिया जब काट रहा है तो उसमें भी क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। बस एक फर्क इतना है कि उसका मान बहुत कम होता है, इससे आपको पता है। देखो आपके पास क्या है, इस बार एक साइकिल का पहिया गोला बन गया क्या, थोड़ा सा देखो, ये आपका साइकिल का एक पहिया है। अब साइकिल का पहिया देखो यहाँ पर इसका क्या क्या होगा, यहाँ से बहुत सारी इसमें तिल्लियां लगी हुई, देखो बहुत सारी तिल्लियां होंगी, हम कोई पूरा नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत बनाएंगे कुछ आपको। ये क्या है, इस साइकिल क्या है, तिल्ली। तो अब बताओ इसको आप जब घुमाओगे कैसे, ऐसे ओमेगा कोण से घुमाओगे, और इसकी लंबाई मान लो एक तिल्ली की लंबाई कितना है, L कितना है L, तो सभी तिल्ली की लंबाई L ही होगी। तो देखो इसमें हम मान लेते हैं कि जो तिल्लियों की संख्या, देखो किसकी संख्या, तिल्लियों की संख्या। देखो तिल्लियों को इसमें तान बोला जाता है, क्या बोलता है, तान। संख्या N कितना है N, तो N तिल्ली घूम रहे हैं, तो सभी में आपका विद्युत दाब उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा ना। सभी के सिरों पर क्या होगा, देखो सभी के अभी आपको बताया था कि इसकी दिशा क्या होगी, देखो इसकी दिशा इधर है, मतलब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, तो सभी के कारण यहाँ केंद्र पर क्या होगा, प्लस होगा। चलो लिख देंगे, देखो सभी के केंद्र पर क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ क्या होगा माइनस। तो देखो ये एक सेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, सेल। देखो सभी के लिए प्लस यहाँ हो गया, माइनस यहाँ, और दूसरी बात देखो सभी के सिरे जुड़े, सभी के सिरे क्या है, जुड़े हैं। अगर सभी के सिरे जुड़े हैं इसका मतलब सभी का प्लस एक तरफ और सभी माइनस एक तरफ, ठीक है, यानी दोनों के बीच के सिर्फ एक दो ही बिंदु, एक प्लस और एक माइनस, यानी ये आपका एक किसी बात क्या करें, देखो ये कार्य है आप एक सेल का, इसके बाद एक सेल की ये प्लस, एक प्लस हो गया आपका और एक माइनस, यानी सभी मिलकर एक सेल की भाग करेंगे, अर्थात इसमें जो n संख्या है, n आपको यहाँ नहीं लग रहा है ना, या अर्थात तिल्लियों की संख्या n है उस पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो आप एक को लगाओ चाहे चार को लगाओ सभी के लिए वही, क्यों, क्योंकि उसका प्लस वाला यहाँ माइनस वाला है, सभी जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस एक जुड़े हैं, यानी अलग अलग होते तो हम जोड़ते तो ज्यादा, लेकिन एक ही में, इसलिए आपका इसका जो n संख्या होता है उस पर निर्भर नहीं करता। इसमें क्या होगा आपका, इसका भी जो विद्युत दाब होगा वो क्या होगा, 1/2 बी ओमेगा L, बस ये होगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर n का कोई मान नहीं, यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि तारों की संख्या पर विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता, नहीं करता। ये आप याद रखो बस कि तारों की संख्या विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है, तारों संख्या चाहे 1 हो या 4 हो या 10 हो, सभी से उतना ही प्राप्त। समझ आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रेरकत्व की, कि प्रेरण क्या होता है और प्रेरकत्व क्या होता है, ठीक, इसको जल्दी से नोट कीजिए। हम बढ़ते हैं किसकी ओर, प्रेरकत्व की। हम स्टार्ट करेंगे अब क्या, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व किसे कहते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेरकत्व कि आखिर प्रेरकत्व किसे कहते हैं। देखिए प्रेरकत्व एकदम सिंपल सा है
जब एक कुंडली किसी भी कुंडली में अगर उसके फ्लक्स में परिवर्तन आता है, क्या आता है, फ्लक्स में परिवर्तन आता है, तो उस फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है, अनुपाती। यानी किसी कुंडली में क्या लिखोगे आप, किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर, जो कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन, उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी देखो, अगर कोई कुंडली उसमें क्या है, फ्लक्स आपका क्या होगा, फाइव, क्या होगा, फ्लक्स फाइव, जैसे सिंपल। और अगर इसमें देखो फ्लक्स क्या होगा, फाइव होगा, लेकिन अगर इसमें कुंडली में फेरों संख्या है ना, तो इसका कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन फाइव। तो जो एन फाइव क्या कुल फ्लक्स है, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा आई। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, प्रवाहित धारा आई। तो बताओ एन फाइव अपान आई, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन। और इसी को बोलते हैं क्या, प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व। यानी अगर किसी कुंडली में फ्लक्स n है और उसमें फेरों की संख्या n, सॉरी फ्लक्स फाइव है और उसमें फेरों की संख्या n है, तो n फाइव जो होता है ये उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है, अनुपाती। धारक मान जितना ज्यादा होगा उसमें फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, धारक मान जितना कम होगा फ्लक्स उतना कम होगा। तो अगर इसको हम देखेंगे तो इस तरह से नियत होगा, यानी इसका मान क्या होता है, नियत। ये जो नियत मान या नियतांक इसे बोलते हैं क्या, प्रेरक। अब आपका प्रेरक दो प्रकार, प्रेरक कितने प्रकार होता है, दो प्रकार। देखो कौन कौन से आपका प्रेरक होता है, दो प्रकार का प्रेरक, दो प्रकार का होता है। देखो कौन कौन, एक होता है आपका स्व प्रेरक, स्व प्रेरक, एक होता है अन्योन्य प्रेरक, अन्योन्य अन्योन्य क्या क्या होते हैं आपका, एक होता है स्व प्रेरक, एक क्या होता है अन्योन्य प्रेरक। अब स्व प्रेरक अन्योन्य प्रेरक दोनों अलग अलग, इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, स्व प्रेरक, फिर पढ़ेंगे अन्योन्य। तो क्या पढ़ेंगे पहले, स्व प्रेरक। देखो अब हम पढ़ेंगे क्या, स्व प्रेरक। तो पहला आपका क्या है, स्व, देखो सबसे पहले आप स्व प्रेरण पढ़ लो, फिर स्व प्रेरक। क्या क्या पढ़ोगे, स्व प्रेरण। देखो अब स्व प्रेरण क्या होता है, तो स्व प्रेरण होता क्या है, जब देखो, जब आप किसी कुंडली में क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो। अब उसमें धारा प्रवाहित होगा तो धारा के मान में जब परिवर्तन होता है, तो धारा के मान में परिवर्तन होने से उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसी फ्लक्स में उसी धारा के कारण अब क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसे बोलते हैं स्व प्रेरण। क्या बोलते हैं, स्व प्रेरण। यानी देखो यहाँ पर आपके पास एक कुंडली जिसे आप किसी परिपथ से जोड़ दिए, आप एक परिपथ से जोड़ दिए। जब इसमें आप क्या करते हो, धारा प्रवाहित करना, क्या करते हो, धारा प्रवाहित, आई प्रवाहित करते हैं। तो देखो सब आप धारा प्रवाहित नहीं किए, यानी इसमें कुंजी, देखो यहाँ पर कुंजी लगा, कुंजी की, जब आप कुंजी को क्या किए थे, चालू नहीं किए थे, बंद थे, तो इसमें धारा मान जीरो था। लेकिन जैसे हमने कुंजी को चालू किया, तो जैसे हमने कुंजी को चालू किया तो इसमें धारा का क्या होगा, मान धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तब अपने मैक्सिमम मान तक पहुंचेगा। तो जब इसमें धारा का मान बढ़ रहा था, इसमें जब क्या हो रहा था, धारा जब बढ़ रही, जब धारा बढ़ रही है तो क्या होगा, देखो इसमें फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन, फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। तो धारा बढ़ने जब इसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है तो इसी कुंडली में इसी के धारा के कारण क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें प्रेरित धारा भी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें धारा बने रहती है। क्या बने रहती है, धारा। तो इस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। अब देखो इस प्रभाव, इसे इस प्रभाव को कि स्वयं के कारण ही उसमें क्या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो उसे बोलते हैं स्व प्रेरण। यानी स्व प्रेरण क्या होता है, जब स्वयं
के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। अच्छा, आप मेरा दिशा बता सकते हो? देखो, इसमें जब धारा बढ़ रही थी तो इसका अब जो प्रेरित धारा होती है वो आपको पड़ेगी। अब तो लेंज का नियम क्या था? यह जिस से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध कर। अब देखो, धारा क्या हो रही है? जा रहा है तो धारक मान बढ़ रहा है, तो यह विरोध कैसे करेगा? धारक मान घटाना चाहेगा, तो धारक मान क्या करेगा? घटाना चाहेगा। यानी इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ, इसकी दिशा किधर होगी? इस तरफ। यानी जब इसमें धारा बढ़ रही थी तो धारक मान बढ़ रहा है। अब इसका विरोध करने वाली क्या प्रेरित धारा होगी, तो प्रेरित धारा होती है आपका, इसका विरोध है विपरीत दिशा। ये आपका हो गया स्वप्रेरण। क्या हो गया? स्वप्रेरण। अब हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण के बाद स्वप्रेरकत्व। कि स्वप्रेरकत्व क्या? देखो, आप देखो कि स्वप्रेरकत्व और अनुप्रेरकत्व दो प्रकार के होते हैं। तो ये तो स्वप्रेरण की घटना थी। अब स्वप्रेरण में फिर आता है स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है उसको देखते हैं। अब क्या देखेंगे? स्वप्रेरकत्व या इसे बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। इसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, तो सिंपल है। देखो, इस कुंडली में फेरों संख्या कितना है? n। इसका प्लस कितना होगा? 5। तो ये बताओ, अभी आप पढ़े हो कि प्रेरकत्व क्या होता है? प्रेरकत्व क्या होता है? किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात। यानी अगर आप यहाँ पर देखो, आपका फ्लक्स 5 है, इसमें फेरों संख्या n, तो क्या हो जाएगी? n5। ये अनुपाती होगा किसके? I के। किसके अनुपाती होगा? I। अब देखो, अनुपाती चिंता है तो बराबर में कोई नेता गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू 5 बराबर l I। अब देखो यहाँ पर l क्या है? गुणांक। यानी l क्या आपका? एक नेता। यानी यहाँ पर l क्या है आपका? यह स्वप्रेरण गुणांक है। क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। तो आपका n5 क्या हो गया? l I। अगर यहाँ से आप किसका मान निकालोगे? l का। किसका मान निकालोगे? l का। देखो, अगर आप l का मान निकालोगे, i जब बचा तो क्या हो जाएगा? l बराबर n5 अपान I। क्या हो जाएगा? l बराबर n5 अपान I। समझ आ गया? ये आपका क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। ये क्या है आपका? स्वप्रेरण गुणांक। समझ आ गया? अब देखो, ये आपका एक स्वप्रेरण गुणांक था। इसी से थोड़ा सा हम थोड़ा और डिटेल करते हैं, इसी को थोड़ा और डिटेल करते हैं। देखो, और डिटेल क्या कर सकते हैं? तो अब इधर जगह नहीं, देखो ऊपर यहाँ लिखा है। देखो, आप क्या पढ़े हो कि विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा। अगर इसमें फेरो संख्या होती है इसमें n का गुणा। अगर फेरो संख्या होती है क्या हो जाता है? n का गुणा। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अगर डेल्टा का मान लेंगे क्या होगा? डेल्टा, देखो इसको लिख सकते हैं n फाई अपान डेल्टा। ये लिख सकते हैं। देखो, कुछ नहीं किया, आपका डेल्टा इधर कॉमन लेकर n को क्या कहते हैं? तो क्या हो गया? डेल्टा n फाई अपान डेल्टा। अब आप ध्यान दो, देखो n इंटू 5 बराबर क्या है? l I है। तो इसके साथ हम l I लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो देखो, अगर लिख देंगे तो क्या होगा? E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा l I अपान डेल्टा t। ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, l को क्या दिया हम अलग कर, तो क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस, तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस l डेल्टा I अपान डेल्टा t। क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस l डेल्टा I अपान डेल्टा t। ये आपका क्या हो गया? देखो, ये विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल E और स्वप्रेरण गुणांक L में संबंध। ये क्या हो गया? विद्युत वाहक बल E और स्वप्रेरण गुणांक L में संबंध। अगर इसे आप चाहो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। देखो, ये फाइनली सूत्र नहीं बन रहा है, ये भी सूत्र है, इसको कुछ नहीं करें। देखो, इन सभी को पहचान कर देंगे तो आपका L बराबर क्या हो जाएगा? माइनस E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा t। क्या हो जाएगा? L बराबर माइनस E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा t। बस एकदम सिंपल था ये। समझ आ गया आपको? L क्या होता है? माइनस E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अब ध्यान देखो एक चीज, अब आप क्या करोगे, देखो ये आपका क्या था, एक राशि, ये क्या है, एक राशि, तो इसका कुछ ना कुछ मात्रक हो और कुछ ना कुछ बीमा हो। तो इसका अभी तक आपको मात्रक क्यों नहीं, देखिए इसका मात्रक इसलिए बताया कि हम जब मात्रक बताएंगे तो बीमा बता दें। तो मात्रक और बीमा, अब आप यहीं पे देख लीजिए इसका, देखिए इसका जो मात्रक और बीमा था, तो अब अगर मात्रक देखेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों देखो आप, प्रेरकत्व का मात्रक, तो देखो अगर यहाँ से आप प्रेरकत्व का मात्रक निकालोगे क्या है, यहाँ से प्रेरकत्व का मात्रक निकालोगे, देखो विद्युत दाब बल का मात्रक क्या होता है, यानी मात्रा निकालोगे क्या आएगा, देखो विद्युत दाब बल मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड, तो क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखो इसके प्रति सेकंड होगा तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड। एक इसका मात्रक है, ये आपका 100 प्रेरकत्व मात्रक, इसका मात्रक है 100 प्रेरकत्व, या फिर देखो 100 प्रेरकत्व या अनंत प्रेरकत्व, ये दोनों आपके क्या है, प्रेरकत्व के प्रकार है, इसलिए इनका मात्रक क्या होगा वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। इसी को हम कहते हैं हेनरी, क्या कहते हैं हेनरी। तो याद रखोगे आप, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है हेनरी, समझ आ गया आपको। इसके बाद इसकी बीमा, अगर आपसे पूछा जाए इसकी बीमा क्या, तो देखो इसकी बीमा आप निकाल सकते हो कैसे, बोल्ट, अब बताओ बोल्ट एंड विभवांतर, इसका बीमा आपको याद है नहीं, इसका बीमा आपको याद है कि नहीं, देखो इसका बीमा अगर याद नहीं है तो एक केस और कर लो, देखो बोल्ट को आप क्या लिख सकते हो, बोल्ट को लिख सकते हो आप जूल प्रति कूलाम, क्या लिख सकते हो जूल प्रति कूलाम इनटू सेकेंड अपान आपका क्या है एम्पियर। अगर देखो आपको बोल्ट का याद है तो आप डायरेक्ट बोल्ट का रख के सेकंड का एम्पियर रख दो, और नहीं याद है तो आप जूल में कर दो, क्योंकि देखो अगर आपको किसी भी राशि का बीमा निकालना है तो आप उस राशि के संबंध या तो बल के साथ देख लो या फिर कार्य के साथ, अगर बल या कार्य के साथ देख लेते हो तो आपका आसान हो जाएगा, आपका बीमा निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो आप, देखो अब जूल का बीमा आपको पता हो क्या होता है, देखो क्यों जूल का बीमा होता है यम यल की पावर टू टी पावर माइनस, जूल की बीमा हो गई। अब देखो इनटू सेकंड, सेकंड की बीमा आपको पता है टी होता है, क्या होता है टी अपान, देखो कुलाम नीचे है एम्पियर नीचे, कुलाम मात्रा क्या होगा आपका ए टी, और एम्पियर का होगा आपका क्या होगा, अब ध्यान देखो, देखो यहाँ एक टी से एक टी कट गया नहीं, उसके बाद अब बताओ कुछ कटा है इसमें नहीं। अब ध्यान देखो आपका ए और ए दो है, तो ए एक घात यहाँ एक हाथ यहाँ, तो आपस जुड़ जाएगा तो एक और टू हो जाएगा। अब देखो नीचे ऊपर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, यानी इसकी बीमा आ जाएगी आपको, देखो यहाँ लिख देना थोड़ा सा, आप इसको मैनेज कर लेना, देखो ये आपका जाएगा यम यल की पावर टू टी की पावर माइनस टू और एक पावर माइनस टू, ये बीमा होती है किसकी, प्रेरकत्व, किसकी बीमा होती है प्रेरकत्व, ये प्रेरकत्व की बीमा है और ये प्रेरकत्व का मात्रक, मात्रक क्या होता है इसका हेनरी, क्या होता है हेनरी, समझ, ये आपका संबंध था प्रेरकत्व और स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरण गुणांक ये हो। अब इसका देखो आपका एक लास्ट चीज होता है इसमें अननोन प्रेरकत्व, तो नोट करो इसको, हम जल्दी से पढ़ेंगे क्या अननोन प्रेरकत्व, लेकिन अननोन प्रेरकत्व से पढ़ने से पहले दो चीजें और आप पढ़ो, क्या जो आपका स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व ये दो चीजों में होता है आपका नॉर्मली, एक परिणाम का में होता है आपका, एक होता है कुंडली, तो पहले हम उनको देखेंगे फिर हम क्या देखेंगे लास्ट में आपका अननोन प्रेरकत्व। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए अब हम क्या देखेंगे, देखिए हमने अभी देखा क्या स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक, तो स्वप्रेरण गुणांक हमने देखा ये नॉर्मली किसके लिए था, एक सिंपल से कुंडली के था। अब हम देखेंगे किसके लिए, देखो परिनालिका के लिए, किसके लिए परिनालिका के लिए स्व प्रेरण गुणांक, किसके लिए देखेंगे परिनालिका, तो परिनालिका के स्व प्रेरण गुणांक देखने के लिए सिंपल है, देखो सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर एक परिनालिका है तो परिनालिका के लिए सबसे पहले आप ये बताओ इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है बी, अब बी और आपका परिनालिका के लिए क्या होता है, देखो म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या है, यहाँ पर स्मॉल एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये होता है। देखो आप फिगर पहले देख लो फिर आपको समझ आ जाएगा, देखो
ये एक परिनालिका, ये क्या है? परिनालिका, क्या है? एक परिनालिका। ठीक है, इस परिनालिका की लंबाई है यन, कितना है? यन। और इसमें फेरों की संख्या है यन, फेरों की संख्या कितनी है? यन। और देखो इसके एक कुंडलन का जो क्षेत्रफल है कैपिटल, एक गुणा क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। जब इसमें आपका धारा आई प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है? धारा आई प्रवाहित होती है। तो देखो जब इसमें धारा आई प्रवाहित होती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है बी क्या होता है? बी होता है म्यू नॉट एन आई। लेकिन यहाँ पे क्या है? एकांक फेरों में, सॉरी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या है? कुल फेरों की संख्या है। तो आपको ये पता है कि जो स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन बराबर होता है कुल फेरों की संख्या बटे परिनालिका की लंबाई। तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपान ये होता है। तो अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र आप देखोगे तो बी मान क्या हो जाएगा? बी मान आपका हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान, ये किसका मान हो गया? बी मान। अगर ये बी मान हो गया समझ आ गया। अब आप बताओ चुंबकीय फ्लक्स मान, यानी इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो? तो अगर आप चुंबकीय फ्लक्स मान निकालोगे तो देखो क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो होगा आपका होगा क्या? n इंटू फाइव। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? n इंटू फाइव, क्योंकि देखो इसमें फेरों संख्या कितना है? n, और एक कुंडली की आपका जो, यानी एक फेरे की जो आपका फ्लक्स होगा क्या होगा? फाइव। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स संख्या क्या हो जाएगी? n फाइव। क्या हो जाएगा? n फाइव। समझ आया? अब n फाइव आपको पता है कि n फाइव किसके अनुपात? देखो n इंटू फाइव, n इंटू फाइव आपको किसके बराबर होता है? l i के। किसके बराबर होता है? l i। तो अब बताओ यहाँ से अगर आप किसका मान रख दो? फाइव मान, किसका मान रख दो? फाइव। अब देखो फाइव आपको निकालना था, फाइव क्या करना था? निकालना। तो आपको पता है जो फाइव होता है, देखो यहाँ पे फाइव जो होता है आपका वो होता है बी इंटू ए। क्या होता है? बी इंटू ए। ये क्या है आपका? फाइव है। तो देखो फाइव मान अगर यहाँ से बी मान रखोगे अब क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई कैपिटल ए अपान एन। ये किसका मान होगा? फाइव मान। ये फाइव मान उठा के यहाँ पर रख दो तो क्या होता है? देखो एन, अब फाइव मान क्या है? म्यू नॉट एन आई ए अपान, यानी म्यू नॉट कैपिटल एन आई ए अपान एल इक्वल टू एल आई। अब देखो आई इधर है, आई इधर, आई से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी इस आई से क्या होगा? कट जाएगा। तो आपका देखो आएगा क्या? एल बराबर आपका आएगा म्यू नॉट, अब ध्यान देखो एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी, दोनों पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, फिर यहाँ ए अपान एल। ये किसका मान हो गया? ये हो गया आपका एक परिनालिका का स्वप्रेरक गुणांक। क्या हो गया? परिनालिका का स्वप्रेरक गुणांक या परिनालिका का स्वप्रेरक। यहाँ पर देखो आपका ए क्या है? क्षेत्रफल। ए क्या है? क्षेत्रफल। अब बताओ ये कैसा है? ये वृत्त है कि नहीं? ये क्या है? वृत्त। इसी क्षेत्रफल है तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहो किसके साथ अगर पाई आर स्क्वायर दो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपान एल। ये भी आपका मान होता है किसका? स्वप्रेरक। जब आपको परिनालिका का क्षेत्रफल ना देकर इसकी क्या दिया होगा? त्रिज्या दिया होगा। क्या दिया होगा? त्रिज्या। जब इसकी आपको त्रिज्या दिया होगा तो आप क्या करोगे? ये सूत्र लगाओगे, अगर क्षेत्रफल दिया होगा तो ये सूत्र लगाओगे। ये आपका क्या हो गया? एक परिनालिका के लिए स्वप्रेरणा गुणांक। किसके लिए? एक परिनालिका के लिए क्या हो गया? स्वप्रेरणा गुणांक। सिंपल था, आपको करना क्या था? जल्दी से देख लो एक बार। परिनालिका थी, इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है? आपको पता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे जो n था वो एकांक लंबाई फेरों की संख्या थी। तो ये बताओ n क्या था? फेरों की संख्या थी। तो हमको यहाँ पे कुल फेरों संख्या दिया है, तो कुल फेरों संख्या नहीं हम क्या करोगे? आपको पता है एकांक लंबाई फेरों संख्या क्या होती है? कुल फेरों संख्या बटे परिनालिका की लंबाई, यानी कैपिटल एन अपान एल। अब यहाँ देखो क्या करोगे? बी आपका, तो बी जो चुंबकीय क्षेत्र था स्मॉल एन जगह आप रख दोगे क्या हो जाएगा? कैपिटल एन अपान एल। अब आपको पता है कि इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा फाइव, वो क्या होगा? देखो फाइव होता है बी इंटू ए। तो फाइव क्या होता है? बी इंटू ए। तो बी का मान रख दो, म्यू नॉट एन आई ए अपान एल। अब आपको पता है कि जो स्वप्रेरक तत्व होता है एल आई, यानी उसमें जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स वो एल आई के बराबर होता है। तो क्या रखो? एन आई बराबर क्या? एल आई हो गया। अब यहाँ से आपने फाइव मान निकाला था, फाइव मान यहाँ से उठाए, यहाँ रख दिए, आंसर आ गया। समझ आया कि छोटा सा डेरिवेशन था किसके लिए? परिनालिका के लिए स्वप्रेरक गुणांक। इसी प्रकार आप एक चीज और देख लो, एक कुंडली के लिए स्वप्रेरक, स्वप्रेरक, अगर आप एक कुंडली के लिए स्वप्रेरक तो देखो, तो देखो
अभी बताओ कुंडली के लिए आपका जो बी का मान होता है, तो कुंडली के लिए बी का मान आप पढ़े हो, क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपान टू आर। क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपान टू आर। तो आपके पास एक कुंडली है और इसमें फेरों संख्या n। फेरों संख्या क्या है, देखो इस कुंडली में आपका फेरों संख्या n, फेरों संख्या कितना है n, इसकी त्रिज्या कितना है r। तो इस कुंडली का यहाँ जो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का होता है क्या होता है, म्यू नॉट n आई पार 2r। ये होगा ही। तो देखो इसके यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो अब ये बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा क्षेत्रफल। और आप बताओ इसका फ्लक्स निकालोगे क्या होगा, फ्लक्स यानी फाई, फाइबर आपको पता होता है बी इंटू ए। तो अगर निकालोगे बी का मान कहाँ से, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान टू आर इंटू एक मान, तो एक मान क्या होगा, देखो एक मान दिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो एक आर से आपका एक आर कट जाएगा तो फाइव मान कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, देखो म्यू नॉट एन आई इंटू पाई, पाई बचा है पाई बटे, अब देखो यहाँ सिर्फ दो बचा है और दो ऊपर आर था, आर स्क्वायर था, और यहाँ सिर्फ एक आर था तो यहाँ पर एक आर, इसका मान हो गया प्लस का मान हो गया। अब आप बताओ अभी आप पढ़े हो एन फाई जो होता है ये बराबर होता है किसके, एल आई, किसके बराबर होता है, एन फाई बराबर होता है एल आई के। तो यहाँ से आप क्या करो फाई मान, तो फाई मान रखोगे क्या है, एन फाई मान क्या निकाले हो, म्यू नॉट एन आई पाई कैपिटल आर अपान टू, ये बराबर होगा किसके, एल इंटू आई के। अब यहाँ से देखो आपका आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर आपका आ जाएगा, ध्यान से हम म्यू नॉट है, देखो पाई है तो हम म्यू नॉट पाई लिख दिए। अब देखो एक एन यहाँ एक एन है, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, फिर देखो यहाँ आर क्या लिखोगे, आर अपान क्या है टू। ये क्या हो गया आपका, एक कुंडली के कारण स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरक, ये आपका क्या है, एक कुंडली क्या स्व प्रेरक है, अब ये आपका क्या है परिणाम का कारण, समझ आ गया। ये आपका क्या था स्व प्रेरक या स्व प्रेरण गुणांक। दो आपने पढ़ा, एक पढ़ा किसके लिए परिणालिका के लिए, दूसरा पढ़ा किसके लिए कुंडली के लिए। तो ये दोनों आपके फार्मूले याद होने चाहिए और ये इन्हीं फार्मूले को आपको क्या आता है सवाल आता है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसीलिए एकदम सिंपल मैंने आपको रिलेशन कराया है, जल्दी से सीखा करो, नोट कर लो। हम बढ़ते हैं आगे, क्या आएगा देखेंगे। देखिए अभी हमने कुंडली में क्या पढ़ा, स्व प्रेरकत्व पढ़ा, तो स्व प्रेरक का कुंडली में स्थित ऊर्जा, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं स्व प्रेरकत्व के कारण कुंडली में स्थितिज ऊर्जा, ये कितना होता है, स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। देखो अब आगे देखो पहले कुंडली को देखो, ये आपका है कुंडली, जब इसमें आप धारा आई प्रवाहित करते हैं, देखो टी जब टी बराबर कितना था जीरो से, तो इसमें धारा का मान कितना था जीरो था, धारा का मान कितना था जीरो, एंड टी बराबर जीरो से यहाँ पर धारा आई का मान कितना था जीरो। फिर जब टी बराबर टी सेकंड पर धारा जो है आपका आई आई है, एंड टी जीरो सेकंड पर जब धारा कोई पड़ेगा तो धारा मान कितना था जीरो। लेकिन जब टी समय बाद कुछ समय बीत गया तब आपका जो धारा होता है वो कितना हो जाता है आई नॉट। आई नॉट क्या है आपका अधिकतम मान, यानी इससे ज्यादा धारा इसमें नहीं होती, जितना धारा इसको पहुंचना था पहुंच। तो जीरो से आई नॉट तक जब जाता है तो आपको पता है क्या होता है, इस कुंडली में स्व प्रेरकत्व होता है। स्व प्रेरकत्व होता है जिसके कारण क्या होता है, इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो इस धारा का विरोध करती है उसके मैक्सिमम मान तक पहुंचने में, उसका क्या करती है विरोध करती है। तो उस विरोध के देखो इस विरोध को रोकते हुए ही क्या करती है अपने मैक्सिमम मान तक पहुंचती है। तो इसको अपने मैक्सिमम मान तक पहुंचने के लिए, अधिकतम मान तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो यह कार्य करता है यानी ये धारा जो कार्य करती है वही इस कुंडली में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या होता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ध्यान से इसमें धारा आई जीरो से कहां तक जा रही है, आई नॉट तक जा रही है। देखो अगर इसमें थोड़ा सा धारा गई, क्या अगर थोड़ा सा धारा गया तो क्या होगा, इसमें आपका विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाएगा। अब जब विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो गया तो बताओ उसके कारण इस पे कितना बल या कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो जो आपका कार्य, देखो अगर विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य
जो आपका कार्य होगा डब्ल्यू, वो देखो बराबर है क्या, माइनस ई इंटू डी क्यू। अब देखियो क्या है, देखो एक छोटी सी आवेश डी क्यू को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी एक छोटे से आवेश डी क्यू को ले जाने में किया गया कार्य किसके विपरीत कार्य करना पड़ रहा है आपको, विद्युत वाहक बल, क्योंकि विपरीत कार्य करना पड़ा इसलिए यहाँ पर चिन्ह लगा है माइनस। इसका मतलब चिन्ह लगा है माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, यानी विपरीत जा रहे हो इसलिए क्या है माइनस। तो ई के विरुद्ध हमको डी क्यू आवेश को ले जाना कितना कार्य करना है, डब्ल्यू। तो अब बताओ अगर इसी को हम डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है, कितना कार्य करना पड़ रहा है, डब्ल्यू कार्य। तो अगर धारा को जीरो से कहां तक पहुंचाता है, आई ना, कहां तक पहुंचाना है, आई ना, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो देखो ये तो कार्य करना पड़ेगा, और ई बराबर आपको कितना होगा, देखो ये जो कार्य करना पड़ेगा बहुत छोटा कार्य, क्योंकि आवेश आपका बहुत छोटा है। इसी को हम कहां तक करेंगे, आई जीरो से आई नॉट, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो देखो इसको आप कार्य कर दो, कहां से, जीरो से आपका कार्य होगा डब्ल्यू तक, डी डब्ल्यू बराबर, इसका समाकलन कर दे माइनस ई डी क्यू। देखो ई जीरो से कहां तक, आई तक, कहां तक, आई, यानी आई नॉट तक क्या करेंगे कार्य। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पर आपका ई है, तो ई बराबर क्या पड़े, आप ई बराबर पढ़ेगा ना, देखो ई बराबर क्या पड़ेगा, माइनस एल डी आई अपान डी टी, अभी आपको पढ़ाया था। तो आप ये पढ़े थे ई बराबर पढ़े थे माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी पीछे। तो ये बताओ डेल्टा आई अपान डेल्टा टी को हम डी आई अपान डी टी लिख सकते हैं जब बहुत कम अंतर, जब बहुत कम परिवर्तन हो, तो इसके लिख सकते हैं। तो देखो आपका ई बराबर क्या होता है, माइनस एल डी आई अपान डी टी। तो इसके ई के स्थान पर क्या कर सकते हो, इसको रख सकते हो, तो यहाँ ई के स्थान क्या करो, इसका मान, तो क्या हो जाएगा, देखो समाकलन डी डब्ल्यू जीरो से कहां तक, डब्ल्यू तक बराबर समाकलन, देखो ई माइनस है और ई का मान कितना है, माइनस एल डी आई अपान डी टी इंटू क्या हो जाए डी क्यू, ये होगा। अभी कहां से है, जीरो से आई नॉट, कहां तक है, जीरो से आई नॉट। अब ध्यान रखो इसका अगर समाकलन करोगे तो देखो डी डब्ल्यू समाकलन क्या होगा, डब्ल्यू होगा, और कहां से लिमिट लगा दो, अपर लिमिट, देखो अपर लिमिट आपका डब्ल्यू है जीरो, जीरो से डब्ल्यू तक कार्य करना पड़ेगा बराबर। देखो ई माइनस पूरा क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा समाकलन जीरो से आई नॉट तक, और हो जाएगा यल, अच्छा ध्यान से ये डी आई अपान डी टी है, डी क्यू अपान डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आई इंटू डी क्यू अपान डी टी लिख सकते हैं, डी क्यू अपान डी टी लिख सकते हैं। तो अब आप ये बताओ जब डी क्यू अपान डी टी हो गया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो डी क्यू अपान डी टी को आप क्या लिख सकते हो, आई, क्या लिख सकते हो आई, तो क्या पढ़े हो आई बराबर क्या होता है डी क्यू अपान डी टी। तो बताओ डी क्यू अपान डी टी को हम क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, तो चलो इसको लिख दो, देखो इस पर आपका लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस जीरो, ये आपको पता है ना क्या होता है, इसके साथ पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू माइनस जीरो बराबर, देखो ये कहां समाकलन जीरो से आई नॉट तक इंटू यल, अब देखो ये क्या हो जाएगा डी आई, और इस पूरे के स्थान पर क्या हो गया, इस पूरे के स्थान क्या आ जाएगा आपका आई, क्या आ जाएगा, तो देखो ये आपका बन गया। अब इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ देखो, देखो डब्ल्यू में सब जीरो घटाओ क्या आएगा आपका डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर क्या आएगा समाकलन जीरो से आई नॉट तक यल, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यल आई इंटू डी आई लिख सकते हैं, यल आई इंटू डी। अब देखो यहाँ पर आपका यल का समाकलन हो नहीं पाएगा, सिर्फ किसका समाकलन होगा आई का, तो यल क्या करें कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर जीरो से आई नॉट तक, यहाँ पर हम क्या किए यल कॉमन ले, यल क्या किए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा आई इंटू डी आई। अब बताओ आई इंटू डी आई, इसका हम समाकलन करोगे तो आपको पता है समाकलन सूत्र क्या होता है, देखो अगर किसी का x इंटू डी एक्स है, एक्स पर यहाँ एक्स पर क्या है यहाँ, तो इसका समाकलन करने में क्या होता है एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, यही होता है ना, एक्स पर क्या जाता है n प्लस वन अपान n प्लस वन। तो यहाँ देखो आई के घात कितना है, एक है, तो एक में आप एक जोड़ दो कितना हो जाएगा डब्ल्यू बराबर जल, देखो एक में जोड़ दो क्या हो जाएगा दो, अब बटे दो, और लिमिट लगा दो जीरो से कहाँ तक आई नॉट, कहाँ तक आई नॉट। चलो इसको सॉल्व करो क्या होगा, देखो डब्ल्यू आई, अब आई के स्थान क्या पहले अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट रख दो, तो अपर लिमिट रखो क्या होगा आई नॉट
का स्क्वायर बटे 2, क्योंकि आप देखो आई ना जीरो रखोगे, जीरो मतलब हर जगह कोई नहीं होगा, आपका जीरो आएगा, चाहे ये आ गया, ये क्या आ गया आपका डब्ल्यू, इसको आ गया डब्ल्यू, ये क्या किया गया कार्य। और आपको बताया है, देखो एकदम सिंपल समझना आपको कि इसको आई नॉट का क्वेश्चन कितना कार्य करना पड़ा है, यल आई नॉट स्क्वायर बटा 2, और आपको बताया कि जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, किसमें जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो W बराबर होता है U यानी स्थितिज ऊर्जा। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/2 यल आई नॉट का स्क्वायर, यही आपका क्या है स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है आपका स्थितिज ऊर्जा, समझ आया, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझना है और इसको नोट करना, ठीक है, एकदम सिंपल सा आपको समझ आ गया। और अगर आपको इसको करने में कुछ तकलीफ है, देखो इसका मतलब क्या है कि आपको ना तो समाकलन आ रहा है, ना तो आपको कुछ समाकलन आ रहा है, ना तो आपको लिमिट लगाना आ रहा है। अगर ये सब चीजें नहीं आ रही तो आप क्लास 12th में हो और आपका एग्जाम अगले 2 महीने बाद एग्जाम, 2 महीने से भी कम है और आपका दिन घटता ही आ रहा है, समय घटता ही आ रहा है। और अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है फिजिक्स में कि ये सब कहाँ से आ रही है, समाकलन कैसे होता है, लिमिट कैसे लगता है, तो फिर ये बहुत ही गलत बात, क्योंकि आप अभी तक पढ़े नहीं थे और अब भी नहीं पढ़ रहे। तो अगर अभी तक नहीं पढ़े थे तो वो तो बीत गया, ठीक है, लेकिन अब भी नहीं पढ़ रहे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कष्टमय होगा, क्योंकि आपको आगे बोर्ड एग्जाम देना और इसी बोर्ड एग्जाम के बाद आपका डिसाइड होगा कि आगे आपको क्या करना है। और नहीं तो अगर ऐसे ही आप टाइम बिता दोगे तो फिर आपका एग्जाम टाइम में भी यही रहेगा, तो पढ़ नहीं पाओगे। अभी बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, लग रही है कैसे पढ़े, तो ठंडी लग रही है तो देखो ठंडी सबको लगती है, लेकिन जिसको एग्जाम देना है उसको ठंडी नहीं लगी, उसको पढ़ना है। और अगर आप इस ठंडी से डर जाए तो फिर आप कैसे करोगे, देखो ये ठंडी उन्हीं को लगेगी जो आलसी हैं, जिनको कुछ नहीं करना। अगर इस ठंडी का सामना करना है, इस ठंडी में वही पढ़ेगा जिसके अंदर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की आग है, उसको ये ठंडी नहीं लगेगी। अगर आपके अंदर अपने माँ बाप की सपना पूरा करने की आग नहीं है तो फिर आप ठंडी में रजाई बैठ के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको लिए कुछ नहीं, ये आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आपके दिल में है कि नहीं आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, आपको अपने माँ बाप के सपना पूरा करने की आग है आपके दिल में, तो ये ठंडी आपका कुछ नहीं करेगी, आप पढ़ोगे, इसको पढ़ो, एक एक चीज समझो क्या है और उसको नोट करो अच्छे से, कौन चीज कहाँ से आ रही है और उसको अच्छे से समझोगे, मेहनत करोगे और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करोगे। तो इसको नोट कर लो आप लोग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखेंगे, अब इसके आगे हम देखेंगे अननोन प्रेरक, क्योंकि हमने 100 प्रेरक पूरा पढ़ लिया, 100 प्रेरक के प्रकार पढ़े, उसमें क्या क्या चीजें थी, किन किन चीजों में 100 प्रेरक होता है उसको देखा, और साथ ही 100 प्रेरक ऊर्जा भी। अब हम क्या पढ़ेंगे अननोन प्रेरक, या अननोन प्रेरक कहाँ से होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो देखो सबसे पहले आप पढ़ेंगे अननोन प्रेरण, क्या पढ़ेंगे अनोन्य प्रेरण, कि अननोन प्रेरण क्या होता है। तो देखो जैसे आपने 100 प्रेरण पढ़ा सेम वैसे, बस थोड़ा सा अंतर, देखो थोड़ा सा अंतर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है कुंडली, क्या है कुंडली, अब इस कुंडली के पास में एक दूसरी कुंडली लगी है, देखिए ये आपकी है पहली कुंडली, ये आपकी है दूसरी, ये दो कुंडली है। अब ध्यान देखो इस पहली कुंडली में आप धारा आई प्रवेश कर रहे हो, आई पी, देखो पी को पहले को लिखते हैं प्राइमरी, प्राइमरी तो पी, और एक दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी है यस। देखो जब इसमें प्राइमरी धारा प्रवेश जाएंगे, देखिए इसमें फेरों की संख्या आप मान लो एन पी है, फेरों की संख्या क्या है एन। तो जब इसमें हम क्या करते हैं आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से इस समय क्या होता है प्रेरण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कौन उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से जब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं अननोन प्रेरण, क्या कहते हैं अननोन प्रेरण। यानी जब क्या कहते हैं, देखो एक कुंडली में धारा का मान बदलने से दूसरी कुंडली में, या पास रखी दूसरी कुंडली में, पास रखी दूसरी कुंडली में धारा का मान
सॉरी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता, यानी जब आप क्या करते हो, एक कुंडली में धारा मान बदलते हो तो उसके कारण दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? अननोन प्रेरक। क्या कहते हैं? अननोन प्रेरक। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को अननोन प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अननोन प्रेरण कहते हैं। समझ आइए। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे? देखिए सिंपल है, इन दोनों के बीच में क्या पढ़ेंगे? अननोन प्रेरक। क्या पढ़ेंगे? अननोन प्रेरक। चलो अब हम देख लेते हैं अननोन प्रेरकत्व। अननोन प्रेरकत्व क्या होता है? तो देखो अननोन प्रेरकत्व आपको निकालना है तो सिंपल है। जैसे इसमें क्या हो रहा है? आपका धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो धारा आई प्रवाहित हो रही है ओ, इसकी देखिए इसमें फेरों की संख्या आपका हो जाएगा एन यस। एन एस मतलब सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या। तो एन एस क्या हो जाएगा आपका? देखो एन यस इंटू 5 यानी दूसरे कुंडली की फेरों की संख्या और दूसरे फेरों कुंडली की प्लस जो होता है ये अनुपाती होगा आई पी। आई पी मतलब पहले कुंडली में प्रवाहित धारा। तो अब देखो अनुपाती चिन्ह क्या था, कुछ ना कुछ नियतांक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? एन एस इंटू 5 एस ये बराबर होता है यम एल यम आई पी। अब यहाँ पर देखो आपका यम आगे क्या है? नियतांक आ गया। यहाँ पर जो आपका यम वो क्या है? ये है अननोन प्रेरण गुणांक। ये इसी बोलते हैं अननोन प्रेरक। क्या बोलते हैं? अननोन प्रेरक। समझ आ गया? इसी आप समझ आया ना, एकदम सिंपल। इस तरीके से आप थोड़ा सा आगे देखिए। आप क्या पढ़े? ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा ये पढ़ो। अच्छा तो अगर इसको हम एट्टी का मान लेते क्या हो जाएगा? ई बराबर माइनस, देखो यहाँ से क्या डेल्टा का मान लेते होगा एन टू फाइव अपान डेल्टा। अब बताओ एन फाइव बराबर क्या लिखो आप? देखो एन फाइव वाला लिखो एम आई लिखो, तो इसके सामने लिख सकते हो आप ई बराबर माइनस डेल्टा एम आई अपान डेल्टा ये होगा। अब देखो इससे आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप फिर से कॉमन ले लो, देखो क्या हो जाएगा? माइनस एम डेल्टा आई अपान डेल्टा। समझ आ रही है? क्या क्या देखो एम को कहते हैं बाहर निकाल, या फिर यहाँ से अगर एम का मान निकालो क्या होगा? माइनस ई बटे डेल्टा आई अपान डेल्टा। ये आपका क्या हो गया? अननोन प्रेरण गुणांक का सूत्र। क्या हो गया? माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा। ये सेम वही बना जो पिछला बना, बस वहां पर यल था, यहाँ पर क्या है यम। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है उसको हम देख लें। चलिए अब हम अननोन प्रेरक का तो देख रहे हैं, तो अननोन प्रेरक को देख लेते हैं कि जब दो प्रणालियां एक साथ होती हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ अननोन प्रेरक होता है। तो क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे दो समाक्षीय परिनालिका के लिए, दो समाक्षीय परिनालिका के लिए अननोन प्रेरक अनोन्य प्रेरक क्या होता है? देखो क्या है? दो समाक्षीय परिनालिका के लिए अननोन प्रेरक। देखो आपके पास यहाँ पर क्या है? एक परिनालिका है, अब उसके साथ आपका एक दूसरा समाक्षीय मतलब इसी अक्ष पर एक दूसरी परिनालिका क्या है? दूसरी। देखो ये आपका है पहली परिनालिका और ये कौन सी है? दूसरी परिनालिका। यानी ये आपका है प्राइमरी और ये कौन सा है? सेकेंडरी। ठीक है, तो देखो प्राइमरी में जो फेरों की संख्या है उसको एन पी लिखते हैं, और जो सेकेंडरी में फेरों की संख्या उसको लिखते हैं एन यस। कहते हैं एन यस। तो देखो
जब आप इसमें धारा प्रयोग करोगे आई, जब इसमें आप धारा प्रयोग करोगे कौन सा आई पी, तब आप बताओ जब इसमें आप धारा प्रयोग करोगे क्या इसमें क्या होगा, अननोन प्रेरक तो क्या इसमें क्या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा या नहीं? उत्पन्न होगा ना। तो अब इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो कितना होगा, तो उसको देख लेते हैं। तो अभी आप ये पढ़े हो कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र आपका जो बी होगा वो होगा म्यू नॉट कैपिटल एन। देखिए इसकी लंबाई जो है प्राइमरी की, इसकी लंबाई है ये कितना, म्यू नॉट एन आई अपान, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपान। अब जैसे आपका बी का मान हो गया और इसका क्षेत्रफल कितना होगा ए, क्षेत्रफल कितना है ए, तो आप बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा 5, 5 आपका होता है बी इंटू ए, क्या होता है 5 बराबर होता है बी इंटू ए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या 5 बराबर, देखो बी का मान बता दो तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपान एल इंटू ए, ये हो जाएगा फ्लक्स मान। अब जैसे आपको एक फ्लक्स मान हो गया, फिर आप जानते हो कि यम इंटू आई बराबर क्या होता है एन 5, क्या होता है एन 5। अब यहाँ पर ध्यान से, यहाँ जो आपका एन है ये आपका सेकेंडरी होगा, किसका होगा सेकेंडरी, क्योंकि अननोन प्रेरक किसे है दूसरे का। देखो यहाँ पर एन क्या होगा सेकेंडरी होगा, 5 क्या होगा सेकेंडरी, और यहाँ पर जो आपका एन ये कौन होगा, ये आपका एन होगा प्राइमरी। एन कौन सा होगा, ये होगा आपका एन प्राइमरी, क्योंकि पहले के कारण चुंबकीय क्षेत्र कौन हो रहा है और दूसरे के कारण क्या हो रहा है अननोन प्रेरक। तो यहाँ से अगर आप 5 मान रख दोगे क्या है, देखो यम आई बराबर एन यस इंटू 5, आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू नॉट एन पी आई ए अपान, देखो यहाँ से भी आपका आई से आई क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो मान कितना आएगा, एम का मान आ जाएगा म्यू नॉट एन पी एन एस ए अपान, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अननोन प्रेरक। ये क्या हो गया अननोन प्रेरक, किसका, समाक्षीय परिनालिका के कारण अननोन प्रेरक। एकदम सिंपल है, इसको नोट कर लो। आपका ये लगभग चैप्टर खत्म हो गया, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, छोटा सा टॉपिक क्या है उसको भी देख लो। देखो इसके बाद आपका आता है युग्मन गुणांक, क्या आता है युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक क्या होता है, आपको क्या पढ़ना है युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक किसे कहते हैं, युग्मन गुणांक होता क्या, देखो जब आप देखो युग्मन गुणांक, युग्मन गुणांक होता है स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध। देखो दो आपके पास कुंडली है, एक कुंडली ये है, दूसरा कुंडली ये। अब ध्यान से, आपके पास एक कुंडली ये है और दूसरा कुंडली, यानी ये कौन सा है, ये पहला है और ये कौन सा है दूसरा। तो इस पहले का कुछ न कुछ अन्योन्य प्रेरकत्व होगा L1, इस दूसरे कुछ न कुछ अन्योन्य प्रेरकत्व होगा L2, और इन दोनों के बीच आपका जो कोई प्रेरकत्व होगा पहले का आपका क्या होगा स्वप्रेरकत्व होगा L1, दूसरे का स्वप्रेरकत्व होगा L2, और इन दोनों के बीच कुछ न कुछ अन्योन्य प्रेरकत्व होगा क्या M। तो इनके बीच संबंध, तो देखो इनके बीच संबंध क्या होता है, संबंध होता है यम अनुपाती होता है L1 इंटू L2 अंडर, क्या होता है L1 इंटू L2 अंडर। अब यहाँ देखो आपको कोई निशान गुणा कर दो तो यम बराबर हो जाएगा के अंडर रूट L1 L2, ठीक है। ये के क्या है, क्या आपका एक है स्थिरांक, क्या क्या है एक स्थिरांक। तो यही आपका क्या होता है अननोन प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व में संबंध, इसको बोलते हैं युग्मन गुणांक। क्या बोलते हैं युग्मन गुणांक। तो ये आपका चैप्टर पूरा, देखो इसको आप कंप्लीट नोट कर लो। अब आपका ये चैप्टर खत्म, यानी स्वप्रेरण आपने पढ़ा, चुंबकीय प्रेरण स्वप्रेरण पढ़ा, अननोन प्रेरकत्व पढ़ा, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन, और आपका चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
यानी आज हमने क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अब इसके बाद आपका आता है क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस पे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, यानी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करो, थ्योरी टाइप क्वेश्चन करो, और साथ ही पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपका जो पहले क्वेश्चन आया है 2023-22 और उसके बाद 20, 19, 18 में जो क्वेश्चन आया, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक वीडियो अलग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। तो अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के सामने शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। क्योंकि इस चैनल पे हम आपका पूरा पहले चैप्टर से पूरा क्रम बाय क्रम हर चैप्टर को ला रहे हैं, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए।